बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। ये है अभी तक इमरान हसन और ये है अभी तक अरमला हसन। इस उम्मीद के साथ क्या खैरियत से नए दिन का आगाज हुआ है भाई। खूबसूरत तरीन जुम्मतुल मुबारक है क्योंकि रबीउल अव्वल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, रहमत और बरकतों का महीना तो रमज़ान होता है ना, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ी रहमत और बरकत का महीना क्या होगा जिसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, उनकी आमद मुबारक हुई। और रात को मैं जब देख रहा था लाहौर शहर के अंदर, आई बिलीव बाकी शहरों में भी हर जगह पे हर इमारत के ऊपर उस पर चिरागा किया गया था, बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। तो आज एक तो पहले हम आपको बता दें कि हमारे प्रोग्राम में बरोज़ जुम्मा रबीउल अव्वल के शो में एक खुसूसी सिलसिला होगा, क्योंकि रबीउल अव्वल को हमारा शो नहीं होगा तो उसकी हाँ। वजह से हमने आज इसको स्पेसिफिक सेगमेंट्स डेडिकेट किए हैं और इस पे इन डिटेल हम जाकर आगे नाज़ भी होंगे और साथ बात भी करेंगे। लेकिन रूटीन के सिलसिले में क्या है हमारे पास? आगे सबसे पहले मैच हो रहा है जी, पाकिस्तान। गाड़ी में बैठने के बाद रेडियो पे पता चला कि मैच चल रहा है। अच्छा, रेडियो लगाया तो मतलब कमेंट्री आ रही थी। सिचुएशन कुछ यूं है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट दिया है वो 167 स्कोर किया है, 5 आउट हुए थे, जबकि अच्छा नहीं है। यस, और बांग्लादेश अभी 11 रन पे 0 आउट है। अभी ताजा तरीन सूरत हाल आपको बता दें, ये T20 मैच है। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले फील्डिंग का फैसला किया था। कौमी टीम की बैटिंग उस वक्त जारी थी और जब कैप्टन बाबर आजम 25 गेंदों पर 22 रन बना सके, जबकि शान मसूद 31 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने कहा पिच अच्छी है, बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ा स्कोर नहीं हो सका। हम टॉस जीते तो पहले बैटिंग करते, ये भी बाबर आजम ने कहा। अभी फिलहाल जी बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। अब मेरे ख्याल से रन्स बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। और अल्लाह स्टैट्स ले रही हैं, जब तक मैं आपको बताऊं कि 78 आज फिर इस बार ने की हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस कि कम से कम हमारे टॉप ऑर्डर्स में से एक बंदा जो है वो रन कर रहा है। लेकिन व्हाई नॉट बाबर आजम? शान मसूद ने भी 31 किए। 31 बहुत होते हैं, मुझे उनका स्ट्राइक रेट अभी का नहीं पता है, जरा हम स्कोर बोर्ड देखेंगे तो फिर इन डिटेल्स इस पर बात कर लेंगे। लेकिन हैदर आज फिर नहीं चल पाए, इतना मुझे पता है। और 167 इटसेल्फ टेल्स कि तकरीबन 7-8 की एवरेज बनती है, 8 सवा 8 की एवरेज बनती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जी आपको बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। अगर विकेट वाकई सदका देना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले काले बकरे से पूछ लें, वो कुर्बान होना चाहेगा इसके, क्योंकि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है ना उसको किसी की नजर लगी है, आई बिलीव। क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी उनकी तारीफ ही करेंगे हमेशा। क्रिटिसाइज करके कहती हैं, हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। ये तो आप करते हैं, मैं तो फिर बेचारी मॉडरेट चल रही होती हूँ। लेकिन स्टिल जी वी बिलीव के बाबर आजम की परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए। कैप्टन ऑब्वियसली कैप्टनसी का प्रेशर सब कहते हैं। बाबर आजम और वजीर आजम दोनों की परफॉर्मेंस के मसले चल रहे हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि दोनों की परफॉर्मेंस ठीक हो जाए। और दोनों पाकिस्तान के हक में, दोनों पाकिस्तान के हक में। और ये सीरीज जो कि न्यूजीलैंड के अंदर हो रही है, तो इसलिए जो टाइम की तब्दीली है ना वो बड़ा मसला चल रहा है मैच को देखने के लिए। लेकिन हम इसको स्केड्यूल को सेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और साथ साथ आपको आगाह करेंगे अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है। सो देखते हैं जी इस मैच का नतीजा क्या निकलता है। उसके साथ साथ हमने आज पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी बात करनी है। और मरियम नवाज साहिबा लंदन पहुंच गई हैं, अपने वालिद साहब को जरा उन्होंने जाके हक कर लिया, और बड़े वो रोमांटिक किस्म के फादर डॉटर लव वाला जो था ना, वो वाला रोमांस। और साथ साथ उनके जो भाई के साथ, और फिर उनके जहाँ पे वो पहुंची वहाँ पे उनको बड़ा इस्तकबाल किया गया, लोगों ने पिक्चर्स भी बनवाई, साथ में फिर उनको वेलकम किया। उनके बेटे भी उनके हमरा थे, जुनैद सफदर वहाँ पे मौजूद थे। सो ये पिक्चर आप देख सकते हैं। यस, दिस वाज काइंड ऑफ इमोशनल सीन जिसमें मरियम नवाज और नवाज शरीफ साथ 3 साल बाद मिले हैं। और कल रात को पहुंची थी मरियम नवाज साहिबा। उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे जारी की गई और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। बिल्कुल। चलें जनाब, ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। और सबसे पहले आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। वेलकम बैक। अच्छा जी, मुल्क की सियासी सूरत हाल क्या है और इस सियासी सूरत हाल के पीछे या इसकी वजह से फिर मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है, इसी पे हमने बात करनी है। फिल वक्त आपको बताए सैलाब हर गुजरते दिन के साथ उसकी जो संगीनी है वो बढ़ती जा रही है, उससे मुल्क की मईशत चैलेंज का शिकार है। और दूसरी जानिब मईशत को निकालने के लिए डार आए हैं। डार से डरते हुए डॉलर कम हुआ है और डॉलर की वजह से इम्पैक्ट पाकिस्तान के दीगर मामलात पे पड़ रहा है। लेकिन कल जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से आ रही थी, जो कि रिपोर्टेडली 8 बिलियन से भी कम
होते नजर आते हैं। इन्फ्लेशन आपको पता है इस हिस्टोरिक हाई तारीख की सबसे बुलंद सतह पे है, डॉलर तारीख की सबसे बुलंद सतह पे है, पेट्रोल की प्राइस तारीख की सबसे बुलंद सतह पे है। उसके बावजूद अब ये मामला किस जानिब जाता है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात अब हम कह सकते हैं, या फिर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल जमात भी कह सकते हैं, तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, वो एहतजाज को प्लान कर रही है। इमरान खान साहब मुसलसल अपने हामियों के सामने जलसे कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और हलफ ले रहे हैं और अपनी इस तहरीक को जिहाद का नाम दे रहे हैं और ये भी हलफ ले रहे हैं कि मैं इस तहरीक में किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करूंगा। इट मीन्स इमरान खान साहब ये जहन बनाए बैठे हैं कि अगर कोई टकराव होता है इंतजामिया के साथ इस सारे मामले के अंदर, तो इस टकराव की सूरत हाल को भी वो मलूज़े खातिर रखे हुए हैं जिस तरह की प्लानिंग। बिल्कुल, और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से भी इसको काउंटर करने की भरपूर तैयारियां हैं। राना सनाउल्लाह साहब वक्तन फ़वक्तन हमें मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं ये कहते हुए कि अगर ये लोग जिस प्लान से आएंगे उसका काउंटर हमारे पास मौजूद है। लेकिन बैक टू द मुल्की मईशत जनाब, और ये बयानात तो सिलसिला जारी रहता है, एक दूसरे को सरप्राइज देने के ऐलानात भी किए जाते हैं। इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च की जिसने कहा कि तैयारियां जो हैं मुकम्मल कर चुके हैं, 20 से 25 लाख लोगों को इस्लामाबाद लाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है, 20-25 लाख 4-4 हज़ार का टास्क दे रहे हैं वो जिले के लोगों को, तो 20-25 लाख तो नहीं होंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि लॉन्ग मार्च होगा कब? अभी तक इसकी कोई फाइनल ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने अपना जो प्लान है वो सीक्रेट रखा हुआ है और दावा कर रहे हैं कि ऐसा लॉन्ग मार्च होगा कि हुकूमत हैरान रह जाएगी, उनको सरप्राइज मिलेगा। ऐसे हैरान होगी जैसे हाँ, हैरान सरप्राइज। और हुकूमत भी इसी मुमकिन लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने पेशगी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो कंटेनर्स हैं, ऑब्वियसली कुछ हो ना हो इस्लामाबाद भाई, मैं तो डर कल ट्रेंड क्या चला ट्विटर पे, रंदा तैयार है, रंदा लकड़ी वाला। रहन करे। और बताया भी ये जा रहा है कि जी लॉन्ग मार्च और धरने का ऐलान होते ही इस्लामाबाद को एक हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। मुल्क को सियासी इंतशार से बचाने की कोशिशें भी जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ सदर आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। गो के पीटीआर हुकूमत ने बाइकआउट किया और सिर्फ 14 अरकान ने खिताब सुना, लेकिन फिर भी उन्होंने सियासी जमातों को इख्तलाफात खत्म करके इंतखाबात की तारीख तय करने का मशवरा। अलवी साहब कह रहे थे ना, मैं भी सुन रहा था और मुझे बड़ा, वैसे कभी भी सोचता हूँ कि अगर आरिफ अलवी साहब बड़ा दिल पे पत्थर रख के शहबाज शरीफ साहब से मिलना भी पड़ता है, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बकौल उनके इंपोर्टेड हुकूमत के इजलास से खिताब भी करना पड़ता है, तो बहुत बड़ा दिल करना पड़ता है। खैर, सियासी जमातें, सियासत और अदालती मामला भी साथ साथ चल रहे हैं। पार्लियामान में इस मामले को हल करने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में जाने का मशवरा दिया है। कल जस्टिस मिनल्लाह की कुछ स्टेटमेंट्स हम देख रहे थे। इस सियासी इंतशार में मुतासरीन का क्या बनेगा? लेट्स गेट बैक टू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे अहम चीज़ है, आउट ऑफ 24 करोड़ पाकिस्तान के 3-3.5 करोड़ लोग भी उससे भी ज़्यादा इस वक्त बेघर हैं और उनके लिए खैमे लगाने के लिए सड़कों के अलावा उनके पास कोई जगह नहीं है। पीने के लिए गंदे पानी के सिवा कुछ नहीं है। जिनके जानवर मर गए, घर तबाह हो गए, बच्चे बह गए और अब वो खुद बीमारियों का शिकार हैं। और कल मैं सुन रहा था, कहीं फिगर्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन 1 लाख से ज़ायद खवातीन है जी जो प्रेग्नेंट हैं और अगले 1-1.5 महीने के अंदर उनका बच्चा होना ड्यू है। और उसके बावजूद वहाँ पे जो सूरत हाल है वो कुछ इतनी अच्छी नहीं है। ये जो भी हमने बात की मुल्की मईशत के हवाले से, तो ये महंगाई तो है, लेकिन साथ साथ आलमी बैंक के मुताबिक जो पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचा है वो 40 अरब डॉलर का नुकसान। लाइव अपडेट एक आ रही है हमारे पास, इसाक डार साहब इस वक्त बात करें जी, आपको लाइव दिखाते हैं। सबक सिखाने के लिए बदतरीन पाबंदियां लगाई थी पाकिस्तान पे, और मुझे उस वक्त तिजारत और सरमायाकारी की वजारत के अलावा फाइनेंस का जो है वजारत ख़जाना भी सौंप दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने में भी ये ठीक हुआ। 2013-14 में इसी पिंडी के एक पॉलिटिशियन ने शर्त लगाई 114 रुपए पे, जब खुली मार्केट में गया, बैंक इंटर बैंक में 111 था। उस वक्त मैंने कहा था कि देखें, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की अवाम के साथ कोई खेल खेले, और ये भी एक खेल है कि आप अपने करोड़ों या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को अब कर्जों में डुबो दें। तो मैं फिर भी, जैसे मैंने कहा कि मैं उनका मशकूर हूँ कि दोनों जो पुराने टेन्योर थे, दुनिया सारी को पता है, वो कोट करते हैं कि जी एक पाकिस्तान में ये 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि करेंसी को प्रॉपर तरीके से रीवैल्यूएशन उसकी सही कदर पे वापस ले जा सके एक मुल्क और एक हुकूमत की, वो बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है।
तो इस दफ़ा शायद उनको चूँकि तजर्बा था 98-99 का भी, फिर 2013, 2014 का भी, तो उन्होंने जहाज़ में बैठते ही अपना काम शुरू किया और कई हफ्ते तक वो गिर रहा था रुपया, वो उस दिन से ऊपर जा रहा है अल्लाह के फजल करम से। और ये भी एक हकीकत है कि सारी दुनिया में डॉलर ऊपर जा रहा है। दुनिया की जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है, पाउंड है, आपका यूरो है, सब करेंसीज के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है। एक पाकिस्तान में अल्लाह ताला का मौजूद है कि रुपया ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक मिनट 2600 अरब का कर्जा पाकिस्तान का कम हो चुका है। इमेजिन करें कि हमारे मुल्क में कितना पोटेंशियल है। 2600 अरब का पाकिस्तान का मजमूई कर्जा और अदायगियाँ, उसमें कमी आई है 1 रुपया दिए बगैर। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर सही काम किया जाए अल्लाह ताला के फजल करम से, तो फ्यूचर जो है इस मुल्क का ब्राइट है। ठीक है, मुश्किलात में से गुजर रहे हैं। 4.25 साल की जो बदतरीन मुआशी परफॉर्मेंस थी, हम आज उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये PDM की हुकूमत, जिसमें PMLN के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ हैं, उनको रात दिन एक करनी पड़ी ताकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से करीब ना जाने दिया जाए। तो दूसरी आपको जो खुशखबरी दी है कि इस तरह के इकदाम जो किए हैं, अभी जुमा 8 दिन हुए इस जिम्मेदारी को लिए हुए, तो आपको पहली दफ़ा मुद्दत के बाद खुशखबरी दी है कि करीबन 13 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की है, 12 रुपये से ऊपर अपना डीजल की कीमत में कमी की है, कैरोसिन ऑयल, लाइट डीजल में कमी की है। किसी हुकूमत से आवाम यही तवक्को करती है। तो मैं समझता हूँ कि हम पूरी तरह तनदही के साथ दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के लिए बेहतरी हो, लेकिन उससे पहले मईशत को ठीक किया जाए। इस तरह आपने कल देखा होगा कि ये हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत यानी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने आपको डॉलर कमा के देने हैं। वो एक इश्तहार वाली चल रही थी और वो उनसे वादा किया गया था कि 9 सेंट्स में आपको बिजली देंगे और 30 जून 2023 तक देंगे। अब उनको आप जाहिर है कि फंड्स की भी कमी है, वसाइल का भी मसाइल है, IMF की प्रोग्राम है, लेकिन उसके बावजूद कल हमने अफवाम व तफहीम से मैंने कहा यार अब डॉलर में सोचना बंद कर दो, इसने तो इंशाल्लाह ऐसे जाना है, रुपए ने ऊपर जाना। मेरे साथ आप रुपयों की बात करो तो 1999 बाटा का रेट है, 1999 यानी 20 रुपये समझ लें, उस पर हमने उनको लॉक कर दिया। जो हुकूमत की कॉस्ट 30 आए 32 आए जो भी आए, उनको हम 20 ताकि आप वो कम्पीट कर सके। ये मुश्किल तरीन हालात है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। वो बहुत खुश हैं, बहुत सेटिस्फाइड। अब बताएं भाई, तो ये बताइएगा कि ये जो पूरी एक अकाउंटेबिलिटी की एक वेव चली और ये कहा गया कि मुल्क में बड़ा एहतसाब हो रहा है, इसका सर इकोनॉमिक लॉस कितना है, मईशत में हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है इस सारी एहतसाब की मूव के दौरान, और ये जो एक मूव चलाई गई कि हमने बड़ा एहतसाब कर लिया, इसमें हमें आया क्या है और नुकसान क्या हुआ है? देखिए भाई, बात ये है कि जहाँ भी इसके नतीजे में ये जो सियासी इंतकाम पे, मैं एहतसाब को कभी मैंने अपोज नहीं किया। अगर किसी ने गलत काम किया मुझ समेत तो उसको उसकी कीमत अदा करनी चाहिए, बदतरीन कीमत उससे लेनी चाहिए। लेकिन आप सियासत के नाम पे इंतकाम करें, आप हुकूमत में हो तो सुबह आके पहले बुलाएं DGFI को, फिर आप किसी नैब के बंदों को बुलाएं, ये फलां के खिलाफ ये कर दे, फलां के खिलाफ ये कर दे, तो इसका नतीजा ये होता है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आता है, जो कि पाकिस्तान में था, जिसके नतीजे में ये हुकूमत फिर गई और तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हुई पिछली हुकूमत और वज़ीर आज़म के खिलाफ। तो इसका आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि भाई जो मुल्क 2017 में जब ये ड्रामा हुआ, वो भी पोलिटिकल, सारा पोलिटिकल एक चक्कर था कि एक पनामा का जो ड्रामा था, उस पर आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई कितनी थी, 2% फूड की, आपकी जनरल महंगाई कितनी, 4%, आपके जो है कर्जे कितने थे, 25,000 अरब, आपकी GDP ग्रोथ क्या थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, 6.3, 5.8 था। बाद में PTA की हुकूमत उसको रिवाइज किया, प्रोविजनल फिगर होता है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन थे, अभी भी वही रिकॉर्ड है। आपका रुपया स्टेबल था। तो ये जो चीज़ें हैं, ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ना बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी हुकूमत की, ये परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ तो फिर जब आपने टारगेट कर लिया कि आपको करना है, तो फिर आप एक बहुत ही नेक तरीन हो तो आपको फिर भुगतना पड़ेगा। और अल्लाह माफ़ करे कि ये अच्छी रवायत नहीं है। मैं इसीलिए 2013 में भी कहता रहा कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में मेरा एक रोल था जो मुस्लिम लीग नून और PPP ने की। पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ 2006 में, 13 में, 2006 लंदन में, उसके बाद तमाम पॉलिटिकल लीडर्स आए और इंक्लूडिंग इमरान खान, उसने भी साइन किया।
मैं कहता था चार्ट ऑफ इकोनॉमी करो, सियासत मईशत के साथ मत करो, ये तबाह कर देती है मुल्कों को। वही हमारा हाल हुआ है कि आज बेचारा गरीब अवाम पिस चुकी है। आपकी महंगाई जो 27% पे चली गई है, आपके जो कर्जे हैं वो जो बड़े बुलंद वाला दावा करते थे कि जी कर्जे को मैं कराऊंगा, चेक कराऊं, किस तरह चेक कराएंगे, रिपोर्ट देना पब्लिक की, क्योंकि उसमें कोई भी कर्जा आपका लेते हैं वो स्टेट बैंक में जाता है। अवाम का अकाउंट नंबर 1 जो है कंसोलिडेटेड अकाउंट नंबर 1 उसमें जाते हैं, और जब आपकी रीपेमेंट होती है, जब भी ड्यू डेट होती है, उसी से जाती है। तो ये बेवकूफ वाली सोच है। जिस बंदे को ये नहीं पता कि कर्जा किसी के जेब में जा ही नहीं सकता, ना प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जाता है, ना किसी और मिनिस्टर के दफ्तर में जा सकता है, वो तो स्टेट जो भी कर्जा लेंडर होगा वो कर्जा जाएगा स्टेट बैंक में, आप आवाम के अकाउंट में, और जब रीपे होगा, चूंकि रिकॉर्ड है तो वहीं से रीपे होगा। बस अजीब किस्म का जी हमारी घटिया तरीन सियासत में के दौर से हम गुजरे हैं, और अभी भी मेरा ख्याल है उस कल्ट को ये भी अभी भी नहीं समझ आ रही। मैं कहता रहा मईशत पे चार्टर कर लें, 14 में कहता रहा, मेरा ख्याल है वक्त आना चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कौम से वादा करें कि हम मईशत पे कोई सियासत नहीं करेंगे, और जो भी होगा हम ईमानदारी के साथ अपने मुल्क के इंटरेस्ट को रखेंगे, फ्रीम रखेंगे। लेकिन यहाँ अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए लोग यहाँ तक कह देते हैं कि जी अगर मैंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल होकर मैंने निकला तो बेहतर होता है कि इस मुल्क पे एटम बम गिर जाता। यानी इससे घटिया सोच क्या हो सकती है। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने जी भाई साहब मूडीज ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसे कंडेम किया है, क्यों मूडीज जैसा इदारा पाकिस्तान को? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ इसे घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। मूडी से कल मैंने बात की है, मैंने उनको समझाया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इतला करते हैं। भाई जो आप जो कन्फर्म करना चाहते हैं आप हमसे बात करें ना पहले, तो इसलिए इन्हें घबराना चाहिए कि परसों मूडीज ने यूके को, फिच ने, 3 एजेंसीज हैं मूडीज, स्टैंडर्ड पुअर एंड फिच ने यूके को डाउनग्रेड किया, आपने देखा होगा, फ्रॉम स्टेबल टू नेगेटिव। तो देखें ये इन रेटिंग एजेंसीज का जो मेन काम है वो बेसिकली आपके जो बॉन्ड इशू करते हैं, स्कूक इशू करते हैं, इंटरनेशनल पेपर, उसके लिए रेटिंग बहुत जरूरी होती है। अभी हम उसके करीब नहीं है, हमें अपनी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स ठीक करने, जैसे हम 2013 में किया। जब करके हम गए थे मार्केट में तो मुझे याद है अप्रैल 2014 में हमने $500 मिलियन का बॉन्ड फ्लोट किया था, हमें 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे याद है मैं उसके बाद वर्ल्ड बैंक आए, 2 दफा साल में मीटिंग होती है, IMF की स्प्रिंग मीटिंग हुआ, मुझे हर मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर मुबारक दी। तो 14 टाइम्स तो इंशाल्लाह उन्होंने किया, हमने भी अपना जवाब दे दिया। मैंने कल उनको ज़बानी भी कहा, लेकिन उनका प्रॉब्लम है कि एक दफ़ा उनकी रेटिंग एजेंसी का प्रोसेस ये एक दिन में नहीं हुआ, कि वो पिछले कई महीनों से वो इस पर काम कर रहे होंगे। मैं अस्यूम कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल अदारों में मैंने खुद भी ज़िंदगी में काम किया यूरोप में, तो वो अब उनके लिए अनडू करना नामुमकिन था। मैंने फिर उनको कह दिया कि अगर आप ये करेंगे, अगर आपको सिस्टम में गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, वो मुझे मिल रहे हैं वैसे, कि हर दफ़ा जो भी एनुअल मीटिंग की स्प्रिंग होती है तो ये लोग टाइम लेते हैं, आपको मिलते हैं आगे साइड लाइन पे वर्ल्ड बैंक IMF में। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप नहीं करें, इसको रोकेंगे नहीं, आपने मुझे मिलना है अगले हफ्ते, तो फिर मैं बिफिटिंग जवाब दूंगा। तो ये जवाब जो है हमने इसलिए दिया है कि जो उनकी उस ग्राउंड्स दी हुई है उन्होंने तो हमें डाउनग्रेड करने की, मैंने उसकी हर एक की चीज़ का जवाब कल मैंने उनको बता दिया था। मैंने कहा अगर तुम नहीं कर सकते तो प्लीज़ देन आई विल बी इन्फॉर्मिंग बिफोर हैंड कि हम इसका जवाब फिटिंग जवाब देंगे। जो जनरल मैं दूंगा वो हमने दे दिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप जो अरेस्ट वारंट कोर्ट ने कैंसिल भी कर दिए हैं, हालात भी अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मरियम साहब भी कल नवाज शरीफ साहब से मिली, जज्बाती हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब भी मरियम साहब के साथ पाकिस्तान? देखिए एक तो ये है भाई, ये वो हम अभी बात कर रहे थे ना, मैंने कहा था कि अब आप फरिश्ते भी हो तो आपको इस मुल्क में अगर सियासी इंतकाम है तो आपको पता नहीं कौन सी मत जेल में भेजेंगे, ये कॉल कॉल क्या था पनामा यार, फ्रॉड था। पनामा वॉज ए फ्रॉड। पाकिस्तान ने जो पे किया है बिलियंस ऑफ डॉलर, मैंने आपको इंडिकेटर्स बता दिए, उसको आप आज कंपेयर कर रहे हैं। वो जो कहा जाता था जी 25,000 का बहुत बड़ा कर्जा है, वो 44,000 अरब पे छोड़ के गए 3.25 साल में। यानी एक तरफ 70 साल का कर्जा 25,000 अरब, दूसरी तरफ 44,000 अरब। तो आप इमेजिन करें आज लोग क्यों पिस रहे हैं। पाकिस्तान की मीशत दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रही थी। सारी दुनिया के जो सरबराहान है बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे के, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट आया, उसकी चीफ एग्जेक्टिव आई, IMF की चीफ एग्जेक्टिव MD आई, आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट 2 दफा। कौन सा मुझे 5 साल निकाल के दें कि कोई बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों के इतने हेड जो पाकिस्तान होके गए हों। तो ये पाकिस्तान की इज्जत थी, और हमें दुनिया की ग्लोबल प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने प्रोजेक्ट किया कि दुनिया की 18वीं मीशत बनने जा रहा है। आज हम किधर चले गए?
इस 4-4.5 साल के कलील अरसा में हम 54th इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हो रहे हैं। शर्म का मुकाम है उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया। तो पनामा का जहाँ तक तल्लक है, मतलब मेरा लेने, मैंने कभी जिंदगी में 20 मिनट टैक्स रिटर्न नहीं की। वो मुझे कहता है मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। ये है पाकिस्तान और पाकिस्तान का सिस्टम। जब इसको ठीक करना होगा, हम अल्लाह को भी जवाब दे है। आप इतनी बड़ी, क्योंकि मेरे ऊपर तो फाइलें नहीं। शर्म करनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने मुल्क को यहाँ पे पहुँचाया। हम मुल्क की मईशत की बहाली के लिए आए हैं, अपनी बेहतरीन कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसाक डार मीडिया से बात कर रहे थे, आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ आइंदा आम इंतखाबात की बात कर लेते हैं और इलेक्शन कमीशन की बात कर लेते हैं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं, इस पर नज़रसानी का काम गुज़िश्ता साल नवंबर में शुरू हुआ था। आपको हम गाहे गाहे आगाह भी करते रहे। तमाम मराहिल की तकमील के बाद बिलाखिर जो हतमी इंतखाबी फहरिस्तें हैं वो आज जारी कर दी गई हैं। पाकिस्तानी वोटर्स की जो मजमूई तादाद इन लिस्टों के मुताबिक है वो है जनाब 12 करोड़ और 21 लाख, इससे कुछ जायद है। मर्द वोटर्स की तादाद और 6 करोड़ और तकरीबन 64 लाख ख़वातीन वोटर्स की तादाद है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो मजमूई तौर पर फिगर्स में आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि पाकिस्तानी वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 21 लाख से ज़ायद हो गई है। मर्द वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 64 लाख और ख़वातीन की तादाद 5 करोड़ 57 लाख हो गई है, टू बी वेरी एग्जैक्ट। अगर किसी के वोट का इंदराज नहीं हुआ या उसमें तस्हीह का मामला है तो ये सेगमेंट करने का मकसद ये है कि आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, जो कि इन फहरिस्तों में नए नामों का इंदराज, इखराज, ट्रांसफ़र, कवायद की दुरुस्ती का अमल आज से शुरू है, जिसके लिए मुल्क भर के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपने मुतल्लिका अज़ला में अवाम की सहूलत के लिए दफातर के जो औकात कार हैं उसमें तब्दीली की है, वो वहाँ पर दस्तियाब हैं। वहाँ पर जाकर इसको ठीक करवाया जा सकता है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 पर SMS करके जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं इसमें वोट की तस्दीक की जा सकती है और इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसेज हैं उस तक रसाई हासिल करने के लिए और दीगर इस मामलात के अंदर कैसे अपने आप को आप जो अपनी कन्फ्यूजन उसको दूर कर सकते हैं, इसी के लिए हमने इस नशिस्त का एहतमाम आपके लिए किया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। बाबर मलिक होंगे, डायरेक्टर मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इलेक्शन कमीशन पंजाब, और इसके साथ साथ कराची से नज़र अब्बास साहब होंगे जो कि रीजनल इलेक्शन कमीशन कराची हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बाबर साहब आपका भी, नज़र अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बाबर साहब आपकी जानिब आते हैं। सबसे पहले तो ये आज जो सेगमेंट हमने बात भी की थी कि लोगों के अंदर कुछ मिसकंसेप्शन है कि शायद आप कोई खुदा ना खास्ता मसला है उनके नाम के अंदर, इंदराज के अंदर, तो उसको सही नहीं करा सकते। इस हवाले से ज़रा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो अपना मियादी नज़रसानी का अमल है वो तमाम मराइल मुकम्मल होने पर उसकी तकमील हो गई है और आज हमने हतमी इंतखाबी फरिश्तें जो हैं तमाम अज़ला में उनको शाया कर दिया है। आज के बाद जो फ़र्द या वोटर ऐसा है जो समझते हैं कि उनका वोट सही जगह पे दर्ज नहीं हुआ या वो उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कराना चाहते हैं तो वो इलेक्शन के इनकाद तक उसे शेड्यूल जारी होने तक उसे चेंज करा सकते हैं, उसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये काम करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक SMS सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है तमाम यूज़र्स के लिए जी, जो कि 8300 सर्विस है। ठीक है। जिस पे उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो सेंड करना है, भेजना है। जवाब में उनको उनके वोट की तफसीलात जो हैं वो मुहैया की जाएंगी, जिसमें उनका ब्लॉक का नंबर होगा, उनका सिलसिला नंबर होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, तहसील होगा, इसी तरह इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन नंबर होगा और ज़िले का जो रब्ता नंबर है वो भी इसमें मौजूद है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट लिंक भी मौजूद है। ठीक है। तो अगर वोटर ये समझता है कि उसका वोट सही जगह पे दर्ज नहीं है या वो उसे अपने शनाख्ती कार्ड के मुस्तकिल एड्रेस से मौजूदा एड्रेस पे या मौजूदा एड्रेस से मुस्तकिल एड्रेस पे तब्दील कराना चाहता है तो उसके लिए उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से फॉर्म नंबर 21 डाउनलोड करना है और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जमा कराना है। इस आवाम की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के दफातर हैं उसमें 1 विंडो सर्विस का मरकज़ सेंटर बना दिए गए हैं जिनकी तादाद 2080 है पूरे पाकिस्तान में। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो 1116 मराकज़ ऐसे बनाए गए हैं जो कि हमारे दफातर में मौजूद हैं। इसके अलावा आवाम की सहूलत के लिए हमने अपने जो हमारे रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन अफसरान हैं उनके दफातर में हमने फॉर्म वसूली सेंटर्स भी हैं। अच्छा। तो ये फॉर्म नंबर 21 आपने इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड करना है या इन दफातर से हासिल करना है, इसको पुर करके वहाँ पर जमा करा देना है। अगर आप
वोट को मुंतकिल करना तो चाहते हैं ये क्या बेहतर ना होता कि फॉर्म सबमिट भी ऑनलाइन ही हो जाता और ऑफिस जाने की हसल ना होती लोगों को? जी बिल्कुल, इससे लोगों को ज्यादा आसानी होती और वोटर्स का रुझान बढ़ता। इलेक्शन कमीशन का जो इस वक्त मौजूदा हमारे कवानीन है उसके मुताबिक जो वोटर है उसको खुद जाके फॉर्म जमा कराना। अच्छा, ये लाजमी? जी, ये लाजमी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आवाम की सहूलत के लिए इस चीज़ पे नजरसानी कर रहा है कि आवाम को कोई ऐसी सहूलत दी जाए कि ऑनलाइन ऑप्शन भी दिया जाए। उसके लिए कानून में तरमीम हमारे साथ चूंकि नजर अब्बास साहब हैं रीजनल इलेक्शन कमीशन कराची से, उनसे हम जरा बात करते हैं। नजर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। आपसे भी यही सवाल है, ये जो वोटर लिस्टों हतमी वोटर लिस्टों का इजरा किया गया है, जो आपके रीजन के वोटर्स हैं उनके लिए क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इस हवाले से? नजर अब्बास साहब, कुछ इसका इशू है, राबता मुनक़ता हो गया। बाबर साहब से ही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। बाबर साहब, ऑब्वियसली अब ये जो लिस्टें जारी की गई हैं, आप नाम चेक करने के हवाले से तो आपने बता दिया, जो वोटर्स की तादाद है, जो फिगर्स हमने शेयर किए, ये एग्जैक्टली वही हैं। और इसमें अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो अब कितनी इंप्रूवमेंट आई है ख़वातीन वोटर्स को अगर स्पेसिफिकली बात करें? अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करते हैं 2018 की, तो उसमें हमारे जो वोटर की तादाद थी वो 10 करोड़ और 50 लाख के लगभग थी। ठीक है। और आज जिस तरह आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में बताया, तो हमारे जो वोटर्स की तादाद है वो 12 करोड़ और 21 लाख के करीब हो चुकी है। अच्छा। तकरीबन आपके ये 2 करोड़ के करीब जो है वोटर्स का इजाफा हुआ है। इसमें जो मर्द वोटर्स हैं उनकी जो तादाद है वो तकरीबन 54% है, और जो खवातीन वोटर्स हैं उनकी जो तादाद है वो 46% है। अच्छा, एक इसमें सबसे ज़्यादा जो मसला होता है जिसकी जानिब आपने इशारा भी किया, वो लोगों को आर्जी पता और मुस्तकिल पता पे वोट डालने का मसला होता है, क्योंकि जो जॉबियंस लोग होते हैं, बहुत सी आबादी गांव देहातों से शहरों में रहती है, तो उनको कन्फ्यूजन होती है। फिर मोहल्लों के मसाइल हो जाते हैं कि वोट डालने गए, पता लगा नहीं जी आपका तो फलां वार्ड के अंदर है। इसको ओवरकम करने के लिए कोई क्या इकदाम किए इलेक्शन कमीशन ने? आज का जो प्रोग्राम का मकसद है वो बेसिकली यही मकसद है कि आवाम को आगाही दी जाए। आज हमारी जो नज़रसानी का अमल ख़त्म हुआ है और हमारी जो हतमी इंतखाबी फरिश्ते हैं जो कि हमने आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार किए हैं, उनको उनकी इशात कर दी गई है ताकि लोग उसे मुआयना कर सकें। और इसके लिए हमें ऑनलाइन अवेलेबल, ऑनलाइन 8300 इसकी सर्विस है जिसपे आप अपने वोट का अपना और अपने अहले खाना का वोट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपना शनाख्ती कार्ड भेज के 8300 पे CNIC भेजिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन जो आपने बताई। अब इसमें अगर आप अपना वोट मुंतकिल कराना चाहते हैं, मौजूदा से मुस्तकिल पे या मुस्तकिल से मौजूदा पे कराना चाहते हैं, तो फॉर्म नंबर 21 उसके लिए आप डाउनलोड करें, जमा करा दें। और उससे इसी तरह अगर क्वाइफ की दुरुस्तगी कराना चाहते हैं शनाख्ती कार्ड के मुताबिक, तो फॉर्म नंबर 23 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नजर अब्बास साहब चूंकि हमारे साथ है, और आई होप कि नजर साहब आपसे राब्ता हुआ है, आई होप हमारा सुन पा रहे हैं हमें? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल आपके साथ। जी प्लीज, हम ये एक तो हम लाहौर के हवाले से और पंजाब के हवाले से डिस्कस कर रहे थे ओवरऑल। आप चूंकि कराची रीजन को देख रहे हैं, तो कराची के हवाले से हमें बताइए, वहां पे वोटर्स के लिए हतमी फहरिस्तों की जो इस वक्त इजरा हुआ है उसको लेकर क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? क्या मदद कर सकता है इलेक्शन कमीशन वोटर्स की इस हवाले से? जी, इलेक्शन कमीशन वोटर्स की मदद के लिए हम वक्त तैयार होता है। और बेसिकली इलेक्शन कमीशन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक मुस्तनद इंतखाबी फहरिस्त की तैयारी के लिए पूरे 1 साल से इसमें कोशिशों में लगा हुआ है। और अब जबकि हतमी फहरिस्त आवेदन कर दी गई है, तो इसके बाद भी बेसिकली जो आज के प्रोग्राम का मकसद भी है कि लोगों को ये आगाही फराहम की जाए कि इसके बाद भी जिन लोगों की अपने वोट की तस्हीह की ज़रूरत है, जिन लोगों ने अपने नए वोट का इंदराज कराना मकसूद है, तो उन तमाम लोगों की सहूलत के लिए तमाम अजला में जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके दफातर में 1 विंडो सेंटर सर्विस सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम तहसील तलुका की सतह पे जो हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं उनके दफातर में फार्म वसूली मराकज भी कायम कर दिए गए हैं। और 8300 की जो सर्विस है उस पर तमाम वोटर्स अपने वोट के कवायद। ठीक है, सिंध के हवाले से मेरा एक बड़ा खास सवाल है और वो सैलाब ज़दगान के हवाले से है। बहुत सारा इलाका जो है वो अंडर फ्लड्स है, वहाँ पे तो शायद जो इमलाक है उसको बहुत नुकसान पहुँचा है। उस फैक्टर को आपने माइंड में रखा है खास तौर पर सिंध को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल, वो हमारे बिल्कुल माइंड में है। और हमारे दफातर जो है बावजूद इसके इन मुश्किल हालात के, हमारे दफातर फील्ड में बड़े मुस्तनद तरीके से और उस पर जाविशां तरीके से काम कर रहे हैं। तमाम हमारे दफातर इस सैलाब के दिनों में भी तमाम अपने औकात कार को फॉलो कर रहे हैं और अपने दफातर में मौजूद हैं और आवाम की सहूलत के लिए हमारे दफातर। ठीक है ना साहब, वक्त हमारे पास कम है। बाब साहब, इन दी एंड आप अपने देखने वालों को, वोटर्स के लिए कुछ भी अपनी तरफ से आप इंफॉर्मेशन देना चाहें? फ्लोर इज योर्स। वोटर्स के लिए यही हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पैगाम है कि आप आखिरी दिन का इंतजार किए बगैर आज ही अपने वोट का जो इंदराज है उसकी तस्दीक करें। 8300 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करें और जवाब में आपको पता चलेगा आपका वोट कहाँ दर्ज है। अगर आप इसे दुरुस्त कराना चाहते हैं तो इलेक्शन के शेड्यूल से पहले आप इसे दुरुस्त करा सकते हैं। इसको करा लिया और अभी वक्त गुजरा नहीं है। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक साहब, नजर अब्बास साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन जो लिस्टें जारी की, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कराना चाहते हैं तो अभी टाइमली करवा लें ताकि आपको भी मुश्किल ना हो, फिर आपके वोट का इस जो एक सही तरीकाकार है उसके मुताबिक
मुताबिक हो सके। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात कर लेते हैं ज़हनी सेहत के हवाले से। बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन एक्सप्रेसो में हम इसको फोकस रखते हैं। आने वाले कुछ दिनों में, आई थिंक ऑन मंडे इट्स गोइंग टू बी द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो हमने कहा कि ज़रा इसको पहले एड्रेस कर लिया जाए, इस पर बात कर ली जाए। हमारे पास दो साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। मेरी वकार साहब साथ हैं, सो देखते हैं माइंड मैटर्स आज का। थैंक यू वेरी मच। मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, ये है जी इस साल की थीम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जा रही है। मेंटल हेल्थ के बारे में हम हर वक्त माइंड मैटर्स में बात करते हैं। जहाँ जहाँ मुझे और वकार साहब को मौका मिले, हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी हो सके अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि लोग मेंटल हेल्थ को उसी तरीके से देखना शुरू कर दें जैसे फ़िज़िकल हेल्थ को देखना शुरू कर दिया है। ये शायद हम समझते हैं कि ये बेहतर हो गई है। हमारे यहाँ तो वैसे फ़िज़िकल हेल्थ भी हम तब तक जब तक बेहोश ना हो जाए हम हॉस्पिटल नहीं जाते, तो वो एक डिफरेंट फिनोमेना है पूरा। लेकिन मेंटल हेल्थ को तरजीह मिलना, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना, ये कुछ ही सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा चेंज हुआ है। लोगों ने थेरेपिस्ट क्या होता है, काउंसलर क्या होता है, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये जानना शुरू किया है अभी। तो हमारे लिए तो अभी एक बहुत लंबा रास्ता है। वकार साहब, मेंटल हेल्थ के बारे में हम हर वक्त यही कोशिश करते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताएं। हम ये बताएं कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ के क्या पहलू हैं जिसके ऊपर लोगों को गौर करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में पता होना हमें क्यों ज़रूरी है? हमें इसलिए ज़रूरी, सारी दुनिया के सारे मसाइल की जड़ ही है। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया के जितने मामलात हैं, जितनी परेशानियां हैं, जितने, चाहे वो कौमी सतह पे हैं, चाहे वो मुल्कों के माबैन हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, चाहे वो एक इवन घर के यूनिट पे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ पे जितना भी माशरती वो जो फैब्रिक है, वो तमाम का तमाम जो मुतासिर होता है, जो क्वालिटी मुतासिर होती है, वो डेफिनेटली सिर्फ इस वजह से होती है क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ के हवाले से आपकी एक तो अवेयरनेस नहीं है, ऊपर से आप बात भी नहीं करते, ऊपर से स्टिग्मास बहुत सारे हैं, हम बात करना भी नहीं चाहते। जिस तरह डिसलेक्सिया है, तो मैं अब देखिए ना कितनी छोटी सी बात कि एक डिसलेक्सिक हैं बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने लिखने में या उसमें कमज़ोर होते हैं, लफ्ज़ की पहचान में, और उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कुछ लिखना या अब उनको कितना तशद्दुद सहना पड़ता है, कितनी मार सहनी पड़ती है, हालांकि उनका तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब जो डिसलेक्सिया है वो आपको पता है कि दुनिया में कितने अजीम लोग जो हैं वो डिसलेक्सिक हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर और हेनरी फोर्ड से लेकर, और ये बहुत बड़े बड़े लोग। तो अब ये वो जो लोग हैं, यानी हमें एजुकेशनल एक ख़ास उस सेटअप में तो वो बेचारे एक स्ट्रगलिंग उसमें होते हैं, बट अदरवाइज दुनिया में 40% जो सेल्फ मेड मिलियनर्स हैं वो सारे डिसलेक्सिक हैं। यानी वो नॉर्मल हैं, वो अपनी तर्ज के एक बहुत कमाल नॉर्मल हैं और अपनी तर्ज के एक ज़ावी निगाह है उनका। तो उन्होंने दुनिया में बहुत सारे कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ज़हीन है, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़हीन है, ऐसे लोग हैं। लेकिन अगर आपकी अवेयरनेस नहीं होगी तो उसके क्या होगा कि उन बच्चों को तशद्दुद सहना पड़ेगा, बुलिंग होगी, उनके साथ वाले बच्चे जो हैं उनको मारेंगे या उनको कहेंगे कि तुम तो अपने नाम की स्पेलिंग लिखने भी तुम्हें नहीं आते, और फिर उनका जो उस बच्चा है जो डिसलेक्सिक है उसके अंदर बिहेवियरल इश्यूज होंगे, करते करते उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो स्टैट्स हैं, जो थोड़ी बहुत जो जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं जेल खानों पे, पाकिस्तान में तो नहीं है बट जेलों के अंदर जो कैदियों पे हुई हैं, तो पता चला कि वो जो 50% थे वो डिसलेक्सिक है। अब देखें ना कितनी खौफनाक कोरिलेशनिंग आ रही है कि वो जो मुजरमाना गफलत सोसाइटी ने बरती वहाँ पे उस बच्चे के साथ और उस बच्चे को तशद्दुद और वो तमाम किया, उसका जो अंजाम हुआ वो बच्चा बजाय इसके कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन बनता, वो भी डिसलेक्सिक थे, लेकिन वो बन गया कोई ना कोई, यानी बिहेवियरल इश्यूज की वजह से वो कैद खाने में जा पहुंचा, जेल में जा पहुंचा। एकेडमिकली वो करेक्ट नहीं है, वो अच्छी इसको डिग्री नहीं ले सकता, वो काम पर नहीं जा सकता, और वो एंड अप कर गया कि उसने किसी तरह से सर्वाइव करना है, और वो जेल के अंदर एंड अप इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने क्राइम को यूज़ किया अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। अच्छा, थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर अगर मैं बात करूँ, आपने कहा कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स या डिफरेंट एरियाज ऑफ आपकी लाइफ के अंदर मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, पर्सनल, प्रोफेशनल, ऑल ऑफ दैट। मैं एक वीज़ा इंटरव्यू के लिए गई और उस वीज़ा इंटरव्यू के अंदर एक अमरीकी इंटरव्यूअर था और एक पाकिस्तानी इंटरव्यूअर था, और मैंने, ये तब की बात है जब मैंने पढ़ने के लिए बाहर जाना था, उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सी डिग्री है आपकी, ना सेड साइकोलॉजी। तो उन्होंने कहा अच्छा, साइकोलॉजी का
आपकी इकोनॉमी के साथ क्या रिलेशनशिप है। एंड आई थिंक आई वॉज अबाउट 21 ईयर्स ओल्ड और मैं थोड़ी देर के लिए आई थिंक माई माइंड बैफल्ड अ लिटिल, और फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि हाँ, इट हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन आवर इकोनॉमी एज वेल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कंज्यूमर साइकोलॉजी की साइड से देखें तो आपकी जो एटीट्यूड और जो बिहेवियर का पैटर्न होता है वो आपकी बाइंग और इवन सेलिंग को भी वो कर रहा होता है। तो मेंटल हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि कोई किसी को क्लिनिकल प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर है और अब उसने एक थेरेपिस्ट के पास जाना है। इट्स अ होल बिग वास्ट साइंस। इतनी बड़ी साइंस है कि अगर आप तासुबात को आप पहचानना शुरू करते हैं, आप बायसेस को पहचानना शुरू करते हैं और स्पेशली अकली तासुबात को पहचानना शुरू करते हैं, तो आपका तमाम पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हो जाता है। आपका तमाम जो सियासी इदारे हैं वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, उसकी सियासी जमातें हैं वो बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, क्योंकि अब इस तरह की अवेयरनेस है कि अब वो सिर्फ क्या अपनी जमात का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उसने एक खास उसकी वैल्यूज़ हैं, कुछ खास असूल हैं जिनकी बुनियाद पे वो अपनी जमात को भी परख रहा है, दूसरी की जमात को भी परख रहा है और इस बुनियाद पे वोट कर रहा है। उसके अंदर से तासुब निकल चुका है। ये तमाम चीज़ें तो वो तो एक बहुत 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 बड़े लेवल पे इकॉनमी के साथ इसका ताल्लुक बनता है। अब इस तरह जो फैमिली है, फैमिली के अंदर जो मियाँ और बीवी का जो रिलेशनशिप है वो पूरे का पूरा उसका जो फैमिली का स्ट्रक्चर है उसको कितना डिस्टर्ब कर देता है। अगर वो अब्यूज़ भी चले जाते हैं या रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो जाता है या किसी भी हवाले से वो कोई नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है, तो वो बच्चों पे भी, और वही यही सारा सोसाइटी बना रही है ना। अब यहाँ पे हमें अभी तक थोड़ा सा हम इस हिचकिचाहट महसूस करते हैं जो इन रिलेशनशिप्स के वाले से साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। मेरा ख्याल है कि अगर उसके पास चले जाएं और उनका एक हेल्दी रिलेशनशिप हो जाए, वो जिस मसाइल की वजह से हर वक्त झगड़ा कर रहे हैं उनको ये मालूम हो जाए कि बच्चों के सामने किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट करना है, मतलब हाथापाई नहीं करनी, गालम गलोच नहीं करना है, बट डिस्कस करना है, ताकि उनको पता चले कि जब भी हम मुखालिफ नुक्ता नज़र होता है तो हम किस तरीके से आर्गूमेंट्स करके इन चीज़ों को सेटल करते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर आप साइकोलॉजी से सीखते हैं, बायस से सीखते हैं, तमाम चीज़ें सीखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे बहुत अच्छे असरात होते हैं, पूरी सोसाइटी पे बहुत अच्छे असरात होते हैं। अब ओवरऑल आप देखें ना सोसाइटी के अंदर कि अभी भी मैं वो एड्स वगैरह देखता हूँ कि जिन्नात निकालने का तरीका, और वो अब आपको मालूम है कि ये बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसका बाकायदा इलाज है और पाकिस्तान में भी इसका इलाज है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसकी, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी जो है हम कर सकते हैं। और इसमें जनरली देखें पूरे पाकिस्तान में किस कदर ये फैला हुआ है। सो आप मेंटल इलनेस को किसी भी जाविये से देख लें तो आपको अपनी नाअहली, गफलत, और सबसे बड़ा बात यह है कि जब आपकी नाअहली और गफलत का जो शिकार है वो मासूम तबका होता है, वो बच्चे होते हैं, वो ख़वातीन होती हैं, वो ओवरऑल मर्द होते हैं कि नहीं, आप क्योंकि आपको अवेयरनेस नहीं है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ को अगर आप सिर्फ इस लेंस से देखेंगे, सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि शायद ये सिर्फ किसी दिमागी मसाइल के बारे में बात हो रही है, उसकी अवेयरनेस के लिए बात हो रही है, मेंटल हेल्थ जो है वो आपके पूरे ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज कर देता है, जिसको आप अपना मेंटल पैराडाइम कहते हैं, पर्सपेक्टिव टू लाइफ, वो सारी चीज़ें जो है वो इससे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। अब अगर यहाँ पर इसी बात को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँ कि आपको एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, वो कहते हैं अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों को रोज़ाना फीड करें। बॉडी के लिए जैसे आप अपने लिए फिजिकल फिटनेस कोई चीज़ कर रहे हैं, आप जिम जाते हैं, माइंड के लिए मे बी यू आर मेडिटेटिंग, एंड फॉर योर सोल मे बी यू वांट टू डू समथिंग जो आपको बहुत पसंदीदा आपकी चीज़ हो, जो आपको वाकई दिली सुकून देती हो। कई लोगों के लिए वो दुआ नमाज हो सकती है, किसी के लिए शायद एक अच्छे दोस्त से बात होना हो सकती है। तो इन चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को का ख्याल रखते हुए अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं बल्कि हर आने वाले दिन के लिए, ताकि आप अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए अपना परफेक्ट सेल्फ तो नहीं लेकिन अपना बेस्ट वर्जन ज़रूर बन सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस वक्त पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच जारी है और इस मैच में इस वक्त बांग्लादेश को जीतने के लिए 76 रन की जरूरत है, जबकि उसके पास 42 गेंदें बाकी हैं और 6 विकेटें भी बाकी हैं। सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कुछ खास अच्छी नहीं है इस सूरत हाल को देखते हुए। खैर, इस वक्त नूरुल हसन और आतिफ हुसैन विकेट के ऊपर मौजूद हैं। नूरुल हसन ने 1 रन बना रखा है, जबकि आफिफ हुसैन जो है वो 24 रन पे खेल रहे हैं और उन्होंने 21 गेंदों का सामना किया है। ये 6 मुल्की सीरीज है जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश शामिल हैं और ये इस सिलसिले का पहला मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो कि खेला जा रहा है। और पाकिस्तान के हवाले से आपको ये भी बताएं कि इससे पहले पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 167 रन बनाए थे, जबकि उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए थे और आज फिर बाबर कुछ खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा। बिल्कुल, बाबर की भी कुछ कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 78 स्कोर किया 50 के ऊपर। उसके अलावा वही बात मिडिल ऑर्डर की भी हम उस पर बार बार बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं जी
कि ये मिडिल ऑर्डर जो है वो हमें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। बाबर आजम को लेके क्योंकि शान मसूद ने बड़ा अच्छा स्कोर किया और बाबर आजम को लेके कंसर्न्स हैं क्योंकि बाबर भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जनाब अब चूंकि मैच है, अच्छा क्या लगता है कौन जीता? अच्छा मुझे तो फिलहाल तो पलड़ा अगर ज्यादा, वैसे मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पेश गोई है वो भी ज्यादा बांग्लादेश की हक में ही है, लेकिन जो विन प्रोबेबिलिटी क्विक इन्फो बता रहा है वो 80.56 पाकिस्तान के हक में बता रहा है कि 80% पाकिस्तान के चांसेस हैं। बल्ले सी चूंकि 4 विकेटें गिर चुकी है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात इस वक्त मुझे नजर आ रही है ऑन आवर स्कोर बोर्ड जो कि हम देख रहे हैं वो धानी के हवाले से कि धानी ने आज थोड़े से रन कम खाए हैं और ये जबरदस्त बात है कंपैरेटिवली, क्योंकि धानी का बहुत बुरा जो एशिया कप के मैचेस थे और एशिया कप था ना इससे पहले, हाँ तो इससे पहले एशिया कप था एंड देन ये जो अभी सीरीज हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले, इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज खेले उसके बाद हाँ उसमें काफी उनको रन पड़े थे खास तौर पे आखिरी मैचेस के अंदर और फिर आखिर मैच में उनको खिलाया भी नहीं गया था। सो इस हवाले से पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान अपने कॉम्बिनेशंस के ऊपर काम कर पाए, चाहे वो बॉलिंग कॉम्बिनेशंस हैं या बैटिंग कॉम्बिनेशंस हैं, इन दोनों के ऊपर काम करना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के कैप्टन के लिए बड़ा जरूरी है। बाबर आजम जो कि 2 के कुछ इनिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी खेली इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान में खेलते हुए, लेकिन उसके बावजूद जो कंसिस्टेंसी है द बाबर आजम कंसिस्टेंसी जिसे कहा जाता है, जो बाबर आजम फॉर्म है उसमें अभी तक वो नहीं आ पा रहे हैं और वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल जो वर्ल्ड नंबर 1 मोहम्मद रिजवान है ही इज सो फार परफॉर्मिंग वेल। लेकिन बाबर आजम की एक बात है कि अगर अभी भी वो परफॉर्म नहीं करे, लेकिन पिछले इंग्लैंड की सीरीज में उन्होंने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं विराट कोहली के भी, जिनको हम नंबर 1 बैटर कहते हैं, लेकिन स्टिल जी बाबर आजम के लिए हम दुआई करते हैं क्योंकि बड़े अच्छे प्लेयर हैं और हमारे कैप्टन है टीम के, अल्लाह करे वो अपनी फॉर्म में वापस आए क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें हमें बड़ी अशद ज़रूरत है इन प्लेयर्स के परफॉर्म करने की। ऑब्वियसली हम बॉलिंग के एतबार से काफ़ी बेहतर टीम है, हमें अपनी जो फील्डिंग है और बैटिंग है जिसमें हम मिडिल ऑर्डर बार बार मिडिल ऑर्डर का जिक्र करते हैं, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारे तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि जी ये जो मिडिल ऑर्डर है इसमें प्लेयर्स में मसला नहीं है, इनकी पोजीशन या इनके ऑर्डर में प्रॉब्लम है। अगर उसको इम्प्रूव कर लिया जाए तो शायद ये प्लेयर्स उस तरह से जिस तरह डिसअपॉइंट करते हैं समटाइम्स वो ना कर सकें और बेहतर परफॉर्म। बिल्कुल, और आज के इस मैच के सबसे कामयाब बॉलर अब तक मोहम्मद नवाज रहे हैं जिन्होंने 4 ओवर्स अपने पूरे किए हैं, तकरीबन 6 की औसत से 25 रन दिए हैं और 2 विकेटें उन्होंने बहरहाल हासिल की हैं। इसके साथ साथ हारिस रऊफ साहब ने 2 ओवर किए, 13 रन दिए, 1 विकेट। मोहम्मद वसीम 2 ओवर 14 रन, वसीम बांग्लादेश के खिलाफ भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, खैर 14 रन देने के बाद 1 विकेट लिए। धानी कोई विकेट नहीं ले पाए, अपने कोटे का 3रा ओवर कर रहे हैं और अब तक 14 रन बना चुके हैं जबकि कोई विकेट नहीं ले पाए। और शादाब खान इस वक्त 5वां आउट हो चुका है प्लेयर, हमें पता चला है। सो इस वक्त ये कुछ लाइव मनाजिर भी जो आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की टीम मैच में वापस आते हुए 99 फॉर 4th एंड देन 1 विकेट और अभी गिरी है। 37 बॉल्स के ऊपर 69 रन हैं जो कि चाहिए इस वक्त बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए, और ये बांग्लादेश के लिए एक मोरल बूस्टर भी होगा क्योंकि बांग्लादेश भी पिछले कुछ अरसे से बहुत चैलेंजेस का शिकार है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई थी। और आपको याद है कि एशिया कप के अंदर तो एशिया कप तो बांग्लादेश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था, वो आ नहीं सके थे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर भी वे लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा मैच होता है, लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल ये देखना होगा कि अगर बांग्लादेश की टीम उनको इस स्कोर के ऊपर रोक रही है 167 पे और फिर उसको चेज करने में अगर उनको टफ टाइम दे रही है तो व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम तो कल वैसे आकिब जावेद साहब की एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से बहुत तगड़ी टीम है, तगड़ी टीम है। आगे अब ये जो आकिब भाई वैसे अक्सर ज़ेरे अताब रहते हैं, लेकिन वो बातें ठीक करते हैं, ऐसी क्रंची स्टेटमेंट देते हैं आके भाई, उसके बाद फिर वो थोड़ी थरथरली मचती है इंटरनेट के ऊपर, कोई 1-2 कमेंट्स काउंटर अटैक्स होते हैं, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं उनकी बात कुछ ना कुछ ठीक होती है। और अभी ये जो सिचुएशन है, अभी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की आप बात करें, आगे जाके अपने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलना है, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर चुके वर्ल्ड कप, सबसे पहले इंडिया से खेलना है, इंडिया से भी खेलना है, लेकिन इंडिया को अंदर हराया हुआ तो थोड़ा हौसला है, लेकिन आगे बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स आएंगी जिनके साथ इनको कम्पीट करना है, जहाँ बहुत सारे प्लेयर्स के लिए जिन्होंने डेब्यू भी किया है, जो टीम का हिस्सा भी हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि वो वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा होंगे और उनको बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि वर्ल्ड कप इज अ बिग इवेंट इन क्रिकेटिंग। सो उसके अंदर भी ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यू कैन मेक योर स्पेस, आप अच्छा, मुझे लगता है कि नफसियाती तौर पे हमारे प्लेयर्स की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक प्लेयर जो एक सर्टन माइंडसेट बना लेता है, दो के जो ग्राउंड
ग्राउंड में खेलने वाला है उसको बेहतर पता है। हम लोग जब इस डेस्क से तबसरा या तजिया करते हैं, हम कई क्रिकेटर से बात करते हैं, उनको बड़ा बुरा भी लगता है। उनको वो कहते हैं आप विकेट पे आए ना, जरा आपको पता लगे गेम होती क्या है, आप तो बैठ के बातें कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली हमारे प्लेयर्स को इस चीज़ के लिए ट्रेन होना चाहिए कि वो किसी भी कंडीशन में आके बैटिंग करें। अब टेल एंडर्स की हम बात नहीं करें, हम टॉप ऑर्डर के 5-6 लोगों की बात करें कि कभी हो सकता है कि ऊपर के तीनों लोग आउट हो जाएं और आपको आके, जैसे शान मसूद साहब पे जिम्मेदारी पड़ी इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच में, उन्होंने 50 तो कर डाली, लेकिन वो 50 वनडे से भी बुरी थी, वनडे और टेस्ट के दरमियान की कोई 50 थी, यानी कि आप 200 प्लस चेज कर रहे थे और आपका स्ट्राइक रेट 110-120 था, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे लगता है कि इस तर्ज के ऊपर भी अगर हमारे प्लेयर्स की, और ये सारे यंग लड़के हैं, इसमें अब मेरे ख्याल में सिवाय बाबर आजम जो अब थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। सारे अपने करियर के स्टार्ट में हैं और अच्छे वक्त के अंदर खेल रहे हैं, अच्छी फिटनेस है, सबकी हेल्थ अच्छी है, उनके मसाइल नहीं है, उनको मौके भरपूर दे रहा है क्रिकेट बोर्ड। चूंकि पहले तो ऐसे तब्दीलियां की जाती थी, अब तो इतनी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के खिलाफ देने के बावजूद क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आके डिफेंड कर रहे थे इनको। और ये ऐलान है कि जी यही टीम वर्ल्ड कप खेलेगी, तो आपके लिए तो इससे अच्छी और अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती, कोई खतरा नहीं है। एग्जैक्टली, तो उसको देखा जाए। चलिए जनाब, जाते जाते आपको अपडेट कर देते हैं। 101 रन पे 5 आउट हैं इस वक्त बांग्लादेश के। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम आपके साथ ऑन एंड ऑफ शेयर करते रहेंगे। और इसके साथ साथ जनाब ये जो मैच है, इसके बाद कल पाकिस्तान के न्यूजीलैंड से मैच होने वाले हैं और फिर पता लगेगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करेगा। जी एक और आउट हो गया, शादाब खान ने एक और आउट कर दिया, यानी अब 6 आउट हो चुके हैं। बस इसका मतलब है हम अगले 10 मिनट कमेंट्री करते रहे ताकि साथ-साथ ही आउट हो, क्योंकि हमने कहा सुबह-सुबह आपको मजा देते हैं मैच का। और इस तरह 6 विकेट्स गिने। फाइनली शादाब को पहली कामयाबी भी मिली है सीरीज में भी और इस मैच के अंदर भी। शादाब हमारे हीरो हैं। शादाब एक ऐसे बॉलर है जिनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो कम बैक करते हैं हमेशा, वो गिव अप नहीं करते। बहुत सारे अच्छे बॉलर्स हैं, जैसे धानी की हम बात कर रहे हैं या वसीम की हम बात कर रहे हैं, इवन हसनैन की हम बात कर रहे हैं, बड़े कमाल के बॉलर है, बड़ा पेस है इनके पास, सीम भी है, स्विंग भी है, सारा कुछ है। लेकिन ये लोग जब अंडर प्रेशर आते हैं तो कम बैक करना मुश्किल हो जाता है, गिव अप कर देते हैं। इवन आपको याद होगा शाहीन ने गिव अप कर दिया था और बड़ी उन पर तनकीद हुई थी, शायद आफरीदी ने कहा था कि नहीं करना चाहिए। वी होप फॉर द बेस्ट कि आगे ये मैचेस अच्छे हों और अच्छी सीरीज देखने को मिले। चलिए जनाब, क्रिकेट पे तो हमने बात कर ली, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इट्स फ्राइडे, सो हमारा फ्लैग्स डे भी होता है और आज हम बात करने वाले हैं फ्लैग्स में इंडोनेशियन सफारत खाने में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग की तकरीब का अहवाल बता रही है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं। Hello and assalamu alaikum. Welcome to yet another exciting episodes of Flags. और आज मैं एक खूबसूरत जगह मौजूद हूँ जहाँ पर सजाई गई है एक खूबसूरत शाम नेपाली एम्बेसी की जानिब से। और यहाँ का ड्रेस कोड है नेशनल ड्रेस, क्योंकि आज मनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डे ऑफ नेपाल। तो आपने रहना है मेरे साथ ये जानने के लिए कि आज के इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है। Happy Constitution Day. Thank you. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मालदीव्स के एम्बेसडर के साथ एंड योर एक्सीलेंसी एज यूजुअल। मैंने आपको हमेशा इस कौमी लिबास में ही देखा है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। Thank you very much. So it's a beautiful day again, National Day of Nepal, and we are. आज नेपाल का कौमी दिन है और हम यहाँ पाकिस्तान में खुशियाँ मना रहे हैं। हर किसी ने कौमी लिबास ज़ेब किया हुआ है। कैसा लगता है जब आप किसी दूसरे मुल्क में अपना कौमी दिन मनाते हैं? Celebrating national days, and especially when you're not in your own country. It's a very, very special day for इस तरह के दिन सबके लिए बहुत स्पेशल होते हैं। नेपाल वो मुल्क है जिसकी सकाफती तारीख बहुत वसी है। मुझे आज इस तकरीब में शिरकत करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। Nepal on their special day. Thank you very much. How did you like the food? इस तकरीब में खाना आपको कैसा लगा? Wearing colorful outfits. No, it's been wonderful. Nepal's food is बहुत ज़बरदस्त। नेपाली खाने बहुत जायकेदार है। हमें यहाँ मुख्तलिफ किस्म के खाने खिलाए गए हैं। यहाँ पर बेशुमार सुफरा और पाकिस्तानियों से मिलकर बहुत मज़ा आ रहा है। And of course the company of all Pakistanis and the diplomatic community. Yeah. Thank you very much and have a very good evening. You too. Thank you.
जी, फ्लैग्स में हम आपको एक तकरीब का अहवाल दिखा रहे थे। ये तो नेपाल का आलमी दिन था। इसके अलावा भी फ्लैग्स में हमारी कोशिश होती है मुख्तलिफ ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को लेकर जो अहम एक्टिविटीज़ होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, आपको दिखाते रहेंगे आपको। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब आपको कुछ खत्ताती के हवाले से बताएं। आपको मालूम है कि खत्ताती मुसलमानों का तहजीबी सकाफ़ती वर्सा है। अगर खत्ताती सोने के वर्क से हो तो फिर क्या ही बात है। आज हमारे साथ एक ऐसे खत्तात मौजूद हैं जिनका काम दुनिया भर में सराहा जाता है और इनके जो फनपारे हैं उसकी नुमाइश आजकल भी इस्लामाबाद में जारी, हमारे शो में भी आ चुके हैं। बड़ा नाम है पाकिस्तान में। ये इनकी सोलो नुमाइश है और इसमें 21 फनपारे जी रखे गए हैं। हमारी मुराद वासिल शाहिद साहब से है जो कि हमारे शो में आ चुके हैं। इनका काम भी आप देख चुके हैं और ये बातें भी बड़ी, इनका इंटेलेक्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े इंटेलेक्चुअल ही हैं। तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं। इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद बिल्कुल वासिल शाहिद को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच वासिल साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी इस सोलो नुमाइश के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्या ये जारी है और इसमें किस तरह के फ़न पारे, क्योंकि आपकी जो खसूसियत है वह सोने के वक्त से आप करते हैं, फ़न पारे बनाते हैं, तो ये क्या सोलो नुमाइश? जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का माशाल्लाह। बिल्कुल, नुमाइश का अभी इफ्तिताह थोड़ी देर में ही होने वाला है। अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद इसका इस्लामाबाद के सेंटर्स मॉल में इसका इफ्तिताह है आज, और ये अगले मज़ीद 2 दिन और जारी रहेगी, यानी आज, कल और परसों इतवार के दिन तक ये नुमाइश जारी रहेगी। और जैसा कि आपने बताया 21 फनपारे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, सोने के वर्क पर काम है। लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ कुछ ये है कि काम कैनवस पर है और इस पर रंगों का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है। अच्छा। और एक फिलॉसफी के तहत किया गया है रंगों का इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्जी से रंग उठाए और इस तरह करना शुरू कर दिया, बल्कि जो कॉन्टेंट है उसके हवाले से उसका क्या पैगाम है और हमें क्यों ज़रूरत है। और एक और ख़ास बात यह कि हर कैनवस के अंदर मैंने ब्लैक रंग, जो कि मेरा फेवरेट भी है, वो भी मैंने इस दफ़ा इस्तेमाल किया है। और उसके साथ बकिया कैलीग्राफी का जो सोने के वर्क के साथ कैनवस के ऊपर, आई थिंक ये पहला तजुर्बा है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी कि कैनवस के ऊपर सोने के वर्क के साथ काम किया जा सके। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। तो आप इसकी निस्बत रबीउल अव्वल से भी है या ये आपके मामूल की जो मुख्तलिफ आप एग्जीबिशंस करते रहते हैं वासिल, उसका हिस्सा है? पहले तो मैं ऐसे ही नुमाइशें किया करता था, लेकिन अब मैं पिछले 4 साल से रबीउल अव्वल शरीफ में ही सिर्फ नुमाइश कर रहा हूँ। और ये रबीउल अव्वल शरीफ के आखिरी, यानी कि ये जो दिन होते हैं 9, 10, 11 या 10, 11, 12, इन्हीं में करता हूँ। और इस एतबार से मेरी चौथी नुमाइश है। और नुमाइश का मकसद है कि ऐसा नहीं है कि इसका मकसद सिर्फ खताती या फ़न ही है, बल्कि इसका मकसद इससे बढ़कर है। जैसा कि मैं, अगर आप इजाज़त दें, थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हर दौर में रहनुमाई करती हैं। समाजी हालात हों, मुआशी हालात हों, सियासी हालात हों या मजहबी हालात हों, जैसे भी हालात हों, आपको तालीमात से रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। अब अगर इस वक्त हम अपनी मुआशरती और सियासी हालात इस वक्त देखें तो मेरे ख्याल से पोस्ट मॉडर्न दौर के अंदर, जो आज का दौर है, जहाँ हक़ व बातिल, सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना मुमकिन नहीं रहा, ऐसे टूल्स, प्रोपेगेंडा और एजेंडा के आ चुके हैं कि हम समझ नहीं पाते कि सच क्या है, झूठ क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है। तो ऐसे दौर के अंदर जहाँ पे हकीकत बिल्कुल शेक कर चुकी होती है, सामने नहीं होती, वाज़ा नहीं होती, ऐसे दौर के अंदर हमें चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम अपनी कौम की बात करें, अपने खत्ते की बात करें कि एक तरफ पोस्ट मॉडर्निज्म है, दूसरी तरफ हमारा जज्बाती मिजाज है, हम सदियों से जज्बाती हैं, हमारे खाने ऐसे हैं, मसालों का इस्तेमाल है, हमारा उठना बैठना, मौसम हमारा थोड़ा सा शिद्दत में है, तो हम जज्बाती भी हैं। एक तरफ पोस्ट मॉडर्निज्म, दूसरी तरफ जज्बाती मिजाज, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। और शायद मैं समझता हूँ कि पिछली 1-2.5 से पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन है भी कि हम कौमी सतह पर जो हमारे समाजी हालात है, कभी धरने, कभी रोड बंद, कभी क्या, कभी किस तरह होती, तकरीब हमारे कौमी मजाज का हिस्सा बनते चली आ रही है। मेरे ख्याल से कोई महीना ऐसा होगा जब इस्लामाबाद में रोड्स ब्लॉक नहीं होते। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें कैसे नबी पाक की तालीमात और वहाँ से फ़नून है जो उनसे रहनुमाई कैसे मिलती है। तकरीब के इस दौर में पहली बात तो ये तखलीक का फ़न है, तकरीब नहीं, तखलीक, एक तखलीक का पैगाम है। दूसरी बात कि जहाँ पे चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी, तो मैंने ऐसी एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड लगाई हैं, अपने रंगों के साथ बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट किया है कि कहीं पे काले से सफ़ेद निकल रहा है, कहीं से रेड कलर आ रहा है, कहीं और, कि उनको चीज़ों को इमर्ज होते कुछ थोड़ा सा वाज़ह करने की कोशिश की। ठीक है, बिलीफ जो है हमारा नबी पाक पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, उस बिलीफ सिस्टम के हवाले से वो जो कुरान पाक की आयत है जो बिल्कुल हकीकत का पैगाम देती है, सच्चाई का पैगाम देती है, नजरिए का पैगाम देती है, उनका वहाँ पे आप खता
आती देखते इजहार है, ठीक है। तो ऐसे दौर के अंदर जहां हर चीज धुंधला चुकी है, वहां के बिलीफ जो है आपकी एक थेरेपी के तौर पे, एक वजाहत के तौर पे, आर्टिस्टिक एलिबरेशन है, हमें आके हमारी तरबियत कर सकता है। वासिल, इसमें अगर मैं आपके एक फनपारे के हवाले से टेक्निकली बात करूं, क्योंकि हो सकता है कुछ फन खताती में दिलचस्पी लेने वाले ऐसे अफराद भी आपको देख रहे हो जो खुद भी करना चाहते हो, कितना वक्त लगता है आपको एक फनपारा बनाने में, और फिर ये जो आइडिया आप कंसीव करते हैं, इज इट जस्ट नेचुरल, पहले पूरा आइडिया कंसीव हो जाता है उसके बाद उस पर आप काम शुरू करते हैं, या आप करना शुरू करते हैं और विद द टाइम जो जो आपके माइंड में आता है उसको आप क्रिएट करते चले जाते हैं? कैसे करते हैं आप ये? नहीं, देखिए, जो चीजें खुद ब खुद हो जाती ना, वो तो ऐसे ही है जैसे वो खुद वो झाड़ियां होती ना, कुछ भी आ गया, सामने आ गया तो फिर हम कह देंगे अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको खुद से कल्टीवेट करना पड़ता है कि आपने जैसे जमीन के अंदर खास बीज बोते हैं तो उस बीज से आपको सेब का दरख्त है तो सेब का बीज तो वहां दरख्त वही आएगा, अंगूर का आपने बीज तो वहां पे वैसा ही फल आएगा। तो इसी तरीके से आपको पहले आइडिया को कंसीव करना होता है, उसको प्योरीफाई करना होता है, फिर उसके मुताबिक आपने अपनी एक स्किल के जरिए उसको रिप्रेजेंट करना होता है। पेंटिंग उसकी या कैलीग्राफी उसकी प्रेजेंटेशन है, आइडिया का प्रोसेस आपका बहुत ज्यादा लंबा, जो आपने कहा ना कि कितना वक्त दरकार होता है, मेरे ख्याल से काम करने में तो आप 1-2 हफ्तों में 3 हफ्तों में कर लेते हैं, लेकिन उस आइडिया तक पहुंचने के लिए और उसकी कंक्रीट रियलिटी तक पहुंचने के लिए फिर सोसाइटी के हवाले से वो कितना ज्यादा आजमूदा है, बेहतर है, सोसाइटी के किस काम आ सकता है, नहीं आ सकता, उसके साथ मुताबिकत पैदा करने के लिए आपको बहुत वक्त दरकार होता है। उसके लिए आपको मुताबिया भी करना पड़ता है, आपके अपने जो पहले नजरियात है बाज़ वक़्त उनसे भी आपको पीछे हटना पड़ता है, आपके सामने नई चीजें आती हैं उनको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, फिर आप देखते हैं कि आपके अपने मुआशरे के मुताबिक उसकी क्या हमांगी है, वो आप हमांगी ढूंढ कर अपने काम के जरिए एट द एंड हमारे पास लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी जो लोग आपकी नुमाइश को देखना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कब तक ये नुमाइश जारी रहेगी? आपने जिस तरह से कहा भी आधे घंटे के अंदर इसकी इनॉग्रेशन है, उसके बाद फर्दर क्या होगा? जी इंशाल्लाह आज कमज़मा काया साहब तशरीफ ला रहे हैं, अभी थोड़ी देर में 11:15 बजे वो इफ्तार कर देंगे, फिर 3 बजे आज ही ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी, और आज रात 12 बजे तक, कल रात 12 बजे तक, फिर इतवार को रात 11 बजे तक आप रोजाना के बुनियाद पे आकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आइए काम देखिए, खताती और पेंटिंग्स को आपको नजर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ एक वो पैगाम नजर आएगा जो हमारी कौमी और समाजी सतह पर अखलाकी बहाली के लिए, अखलाकी वजूद की बहाली के लिए हमारी रहनुमाई कर सकता है। इस पैगाम को समझने के लिए, इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए भी काम देखेगा। मैं इंशाल्लाह जो एक कोशिश की है आपके सामने रखी है, मुझे उम्मीद है कि ये हमारी कौमी जिंदगी के अंदर बेहतरी का एक आइंदा कदम बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वासिल, थैंक यू वेरी मच, इट ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू, और आप बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपके साथ गुफ्तगू होती है। आप न सिर्फ अपना आर्ट दिखाते हैं बल्कि उस आर्ट के पीछे जो ख्याल है वो भी आप हमें बताते हैं, और हमें थॉट प्रोसेस है उसको समझने में मदद मिलती है। इस मौके पे से पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, जितने भी बच्चे हैं उनको, चाहे वो कोई भी आर्ट हो जी, उसके अंदर आप लाजमी इन्वॉल्व करें, बच्चों को एक फ्री किस्म के माइंडसेट के साथ उनको खेलने का मौका दें। खेलने से मुराद ये कि जो वो करना चाहते हैं उनको करने दें। अक्सर लोग कलर्स से मना करते हैं, पेंटिंग से मना करते हैं, और माएँ फ़ौरन से किताबें पकड़ा देती हैं, गैजेट्स पकड़ा देती हैं। नहीं, लेट देम डू। आर्टिस्ट हमें चाहिए, क्योंकि आर्ट की वजह से कौमें ज़िंदा रहती हैं और तारीख में ज़िंदा रहती हैं, सो ये बड़ा ज़रूरी है एक मैसेज देना भी। खैर, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं, उम्मीद करते हैं वापसी तक मैच जीतते होंगे हम। वो आया हलीमा की आँखों का तारा, यकीन है कि खाली रहेगी, हुआ रहमतों का ऐसा इशारा, वो आया हलीमा की आँखों का तारा, बना जिसकी खातिर ज़माना ये सारा, वो आया हलीमा की आँखों का तारा। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। रिजवान,
मुस्तकिल हिस्सा हैं हमारी ऐसी ट्रांसमिशन का। जब भी हम रबीउल अव्वल की बात करते हैं या ज़िक्र रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। बेहतरीन नात रिजवान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईदें रबीउल अव्वल, ये कहने का दिल करता है जब हम रबीउल अव्वल की बहार की बात करते हैं। और न जाने आपने महसूस किया या नहीं, लेकिन जब से रबीउल अव्वल का आगाज़ हुआ है, अगरचे कि ये मौसम बहार नहीं है, लेकिन बहार का एहसास ज़रूर मौजूद है फ़िज़ा के अंदर। शायद ये हमारी वालिहाना मोहब्बत है हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से, या उनका जमाल है या उनका असर है। और बरकत तो उनकी है ही कि जहाँ कायम है, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। इस रोए ज़मीन पर दूर दूर तक फैली हुई धरती पर इस वक्त कोई दिन, कोई रात, कोई घड़ी, कोई पल, कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जिसमें इंसानियत के सबसे मुअल्लिम, सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े मोहसिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम, नबी रहमत का जिक्र ना हो। और इस उनके जिक्र के बगैर कोई लम्हा मुकम्मल नहीं है। मीनारों से बुलंद होती आवाज़ें हैं जहाँ पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नाम फ़िज़ाओं में गूंजता नज़र आता है। इन फ़िज़ाओं को मुअत्तर करता नज़र आता है, इनमें इर्तिआश पैदा करता नज़र आता है और बिलाशुबा कानों में रस घोलता, कल्ब को गरमाता, ईमान को ताज़गी और ईमान को, जहन को सुकून फराहम करता नज़र आता है। जितनी बातें करूँ कम है, जितनी बातें चूँकि पूरा कुरान तारीफ़ में कम है। अल्लाह की ज़ात हर वक्त तारीफ़ करती है और अल्लाह के फ़रिश्ते हर वक्त तारीफ़ करते हैं, दरूद भेजते हैं। और हमें हुक्म है कि तुम भी हर वक्त उन पे दरूद भेजो। और आज तो जुम्मतुल मुबारक भी है, हमने ज़रूर सोचा कि रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम इस पे बात भी करें, क्योंकि ये वो जिक्र है जिसने हमेशा बुलंद रहना है। अगर हमारा हिस्सा थोड़ा सा हो जाए तो शायद इसके सदक़े कुछ हमारा वो जहान भी अच्छा हो जाए और ये जहान भी अच्छा हो जाए। हमारे साथ अल्लामा इमरान बशीर साहब, हमारे दोनों मान मौजूद हैं। अल्लामा इमरान बशीर साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद हैं। दोनों को तारुफ नहीं चाहिए, आप हमारे शोज़ में और दीगर मजहबी प्रोग्राम्स में इनको देखते हैं। दोनों बड़ी आम शख्सियात हैं और मौजू तो ऐसा है जिस पर हमारा बात करने को जी चाहता है। सादत की बात है। बिल्कुल, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है, इसमें हम इस महीने के जो फ़ज़ाइल हैं उस पर हम बात करेंगे और इस महीने को मज़ीद हम किस तरह से अपने लिए मुफीद कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। आगाज़ सबसे पहले प्रोफेसर नासिर साहब आपकी जानिब, आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले ये खुशियों बरकतों का महीना जारी है और ज़रूर हम चाहेंगे कि ये कितना बाबरकत महीना है, इसमें आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई, तो इस महीने की अहमियत के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये जो अभी गुफ्तगू की आगाज़ और इंट्रो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत कि जी चाहता है वो जारी रहे कि वाक़तन रबीउल अव्वल के इस महीने में इसके आगाज़ होते ही एक इनर फीलिंग्स जो है ना, इंसान के अंदर खुशी की वो फीलिंग्स हैं और बहार की वो फीलिंग्स हैं जिनका कोई इंसान अंदाज़ा नहीं कर सकता। मौसम से ताल्लुक़ नहीं है। और यकीनन इसको जब रबीउल अव्वल कहा, ये पहली बहार इस सेंस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से जो तौहीद की बहार आई, वैसे तो हर नबी के आने से एक बहार आई, 1,24,000 अम्बिया, हर नबी अपने साथ बहार ही लेकर आए, लेकिन वो नबी जब पर्दा फरमा गए तो फिर शिर्क की खिज़ा ने दोबारा डेरे डाल लिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासआदत ऐसी थी, आका की विलादत मुक़द्दसा ऐसी थी, इसके बाद तौहीद की ऐसी बहार आई कि दोबारा फिर कुफ्र और शिर्क की वो खिज़ा दोबारा नहीं आ सकी। ये वो पहली बहार है जिसके बाद खिज़ा नहीं है। और आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत यकीनन एक बहुत बड़ी खुशी का मरहला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू। ऐ मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दें कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत के मिलने पर तुम लोग खुशियां मनाया करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जो तुम जमा करते हो। अब इंसान जमा या नेकियां करता है या दुनिया की दौलत जमा करता है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया और आखिरत की सारी दौलतें जमा करने से ज़्यादा बेहतर है जब अल्लाह का फजल और रहमत हो तो उस पर खुशी मनाना। तो अल्लाह के फजल और रहमत से जो भी मुराद ले लें, कुरान मुराद ले लें, इस्लाम मुराद ले लें, दीन मुराद ले लें, हर जो भी मुराद लेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी मनाने का कॉन्सेप्ट खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा कि बाकी सारी नेमतें रसूलुल्लाह की आमद से छोटी हैं, बाकी सारे इनाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात से छोटे हैं। जब बाकी छोटी नेमतों और रहमतों पर अल्लाह खुशी मनाने का हुक्म देता है तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत पर कितनी खुशी होनी चाहिए खुद ब खुद अंदाजा हो। और एक चीज़ जो काश हम बता पाएँ, ये मौजू तो ऐसा चल रहा है कि सिर्फ एक छोटा सा नुक्ता कि हम दुनिया को बता पाएँ
जिस शख्सियत का हम जिक्र कर रहे हैं इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, सबके लिए रहमत है, सब इंसानों के लिए, सब जहानों के लिए, सब मखलूक़ात के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के हवाले से हम बात करें, लेकिन चूँकि न्यूज़ शो है, न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ देना भी साथ आपको ज़रूरी है। ये नहीं चाहता कि सेट है, लेकिन आपको न्यूज़ एक देते चलें। क्रिकेट महमूद साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में बताया कि जिस तरह से महीने का आगाज़ हुआ उसी में एक हमें बाहर का सा एहसास हुआ। अल्लामा इमरान बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम विलादत की बात करें, उनकी आमद की बात करें, तो ये उस एतबार से भी महीना बहुत अहमियत और फजीलत का हामिल है। आप इस महीने के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये वो बाबरकत महीना है कि जिसका नाम ही रब ने रबीउल अव्वल की निस्बत से इस उम्मत को तोहफे में दिया। रबीउल अव्वल कहते हैं कि कायनात ने पहली मर्तबा बहार देखी। इस कायनात में आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले हर तरफ खज़ा ही खज़ा थी। आका तशरीफ़ लाए तो उनके आने के सदक़े से पूरी कायनात ने बहार देखी। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि अभी आमद मुबारक नहीं हुई थी, मैं घर से बाहर निकलती, रब्बे काबा की कसम मेरे पाँव के नीचे कोई कांटा आता तो वो फूल बन जाता, कोई पत्थर आता तो वो मोम बन जाता, और अब्रे रहमत मेरे ऊपर साया कर लेते। और जब मैं कुएं पे ख़वातीन पानी लेने के लिए जाया करती थी तो बकिया ख़वातीन को खुद जोर लगा के पानी निकालना पड़ता, जब मेरी बारी आती तो पानी खुद ऊपर आ जाता। और जब मैं घर में आती तो हर तरफ से ये आवाज़ आती, बुशरा लकी या आमीना, ए आमीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क़द हमिलती बिसय्यिदि हादिहिल उम्मा, क़द हमिलती बिसय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन। ए आमना बीबी आपको मुबारक हो, रब कायनात ने आपको दुनिया आखिरत के जो सरदार हैं वो आपकी झोली में रब ताला अता फरमाने वाले हैं। आका करीम रऊफुर रहीम जब दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो गैब से एक आवाज़ आती है, अब्रे रहमत नूर आता है घर में, और अम्मा आमिना फरमाती हैं पूरी कायनात मुझे मुनव्वर दिखाई देती है। और आवाज़ क्या आती है, आतुहु खुलुक़ आदम व शुजाअत नूह व खुल्लत इब्राहीम व इस्तिस्लाम इस्माईल व फसाहत सालेह व फसाहत सालेह व खुल्क़ व यहया व आतुहु खुलुक़न नबिय्यीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खूबियाँ इस बच्चे को अता कर दी जाए, और पूरी कायनात में आका करीम के चर्चे, और जो आता आके देख के ये कहता कि अल्लाह की कसम मैंने ऐसा खूबसूरत नहीं देखा, मैंने ऐसा प्यारा नहीं देखा। हत्ता के हज़रत जनाब ख्वाजा अबू तालिब तशरीफ लाते हैं, जनाब ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और आके कहते हैं तुम लोगों ने क्या देखना है, मैंने अरब व अजम के बच्चे देखे, काबा की कसम ऐसा दिन मैंने भी नहीं देखा। नहीं। इमरान भाई आप साथ ही रहिए, और प्रोफेसर नासा भी साथ ही हैं। ब्रेक भी लेना ज़रूरी है इस ट्रांसमिशन में या इस हिस्से में प्रोग्राम के। और एक चीज़ जो जिस पे हम बात करना चाहेंगे जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, वो अमली नमूने के हवाले से। मैं जब भी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ तो जो अमली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है, जो अमली नमूने के तौर पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी हम सब के सामने और पूरी कायनात के इंसानों के सामने रखी, इस पे हमने बात करनी है। ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस यहीं से शुरू करते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद रबीउल अव्वल के हवाले से, और नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की शान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। दो कि मैं फिर कहता हूँ कि ना ये लफ्ज़ ना ये ज़बान इस काबिल है कि वो ज़िक्र कर सके, लेकिन सिर्फ इस ज़िक्र में थोड़ा सा हिस्सा मिलाने की खातिर, चूँकि जब हम ये ज़िक्र करते हैं तो फ़रिश्ते शरीक हो जाते हैं हमारे साथ, और शरीक हैं इस वक्त, हमारा ईमान है इस बात पर। प्रोफेसर साहब हमारे साथ मौजूद, नासिर महमूद साहब और इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई 1 मिनट है हमारे पास, क्योंकि वक्त कम हो रहा है। अच्छा, इस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, अगर जुड़ जाए तो दोबारा, नहीं तो प्रेस साहब तो हैं ही। प्रेस साहब वक्त कम है, मैं चाहता हूँ ज़रा कंक्लूड क्या करना है, जिक्र जारी रहेगा, कुछ कहिए। मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ उम्मत के ताल्लुक़ की 2 जहतें हैं। ये वही बात है जो आपने ब्रेक से पहले की थी कि आका अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और अमलन हमें क्या करना है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ उम्मत का इश्की और हुब्बी ताल्लुक़, और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ उम्मत का इत्तिबा का ताल्लुक़।
इश्क और मोहब्बत हुजूर की ज़ात से है और पैरवी हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात से है। तालीमात की पैरवी और ज़ात की मोहब्बत, इन दोनों चीज़ों को जब कोई इंसान जोड़ेगा तब जाके कामयाबी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सरापा से इश्क और मोहब्बत बाकी सारी कायनात से बढ़कर, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, और दूसरी रिवायत में कि ला हत्ता ला अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्से, इन इंसान की जान, माल, औलाद, वालिदैन, हर चीज से बढ़कर ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए। इतना अहम नुक्ता है, मैं सॉरी आपको रोक रहा हूँ, ये इतना अहम नुक्ता है कि नाते पढ़ने की हद तक, घरों पे बत्तियां लाइटें लगाने की हद तक हमारी मोहब्बत बेहतरीन है, झंडियां लगाने की हद तक, वाह वाह करने की हद तक भी, लेकिन जब अमली तौर पे एक अच्छा इंसान बनने की, अच्छा मुसलमान बनने की बात है तो हम वहां स्टैंड नहीं करते। ये इसी बात की तरफ कह रहा हूं कि जब तक आपका ताल्लुक ज़ात से होगा तो नात और झंडियां ये हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत है, लेकिन तालीमात का रिश्ता कमज़ोर है उम्मत का, हमें वो भी मजबूत करना है। दोनों अपनी जगह इंतहाई ज़रूरी हैं, इंडिस्पेंसिबल है, किसी एक के बगैर भी गुजारा मुमकिन नहीं। अगर ये है तो दूसरी तालीमात पर अमल करना और आपने अखलाक में उसको डालना। टाइम का मैं बिल्कुल लास्ट कमेंट इमरान भाई आपका इस हवाले से। जी देखें, कुरान पाक की आयत मुबारक बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अगर तुम अपने अंदर को हसीन बनाना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर लो, तुम्हारा अंदर बाहर ऐसा खूबसूरत हो जाएगा कि कायनात में ऐसा खूबसूरत किसी का नहीं होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 3 काम करेगा वो मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं होगा बल्कि मैं उससे मोहब्बत करूंगा। पूछा गया वो 3 काम क्या है, तो आपने फरमाया हमेशा सच बोलें, हमेशा जो कमिटमेंट करें उसको पूरा करें, और तीसरे नंबर पे जो भी आपके साथ रहने वाले हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, चाहे वो काफिर है, चाहे वो मुसलमान है, उससे आपको, आपकी वजह से उसको राहत पहुंचे, आसानियां पहुंचे, तो आप समझ लें ये 3 काम अगर आप कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, वादे की वफा कर रहे हैं, और अपने साथ रहने वाले, चाहे वो आपके कारोबार की जगह पर हैं, चाहे वो आपके हमसाये हैं, इनके साथ हुस्न सलूक करना, ये 3 काम ऐसे हैं कि तुम मुझसे मोहब्बत करने वाले नहीं होगे बल्कि मैं भी और मेरा अल्लाह भी तुमसे प्यार करेगा। मैं यही गुजारिश करना चाहूंगा कि हम ये 3 चीजों को अपनाने की नियत करें। अव्वल तो हम सच बोलते नहीं, अगर बोलते भी हैं तो इतना कड़वा बोलते हैं कि दूसरे को बहुत तकलीफ होती है। ये सच नहीं है, ये अपने अंदर की बढ़ास निकालने वाला मामला है। सच वो है जिससे सदाकत और अमानत टपकती हो। आका करीम ने ऐसा सच बोला कि